कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर मोड़ पर खुद को बेहतर बनाने में छिपी होती है। और जो ये कला सीख लेते, उनकी उड़ान दूर तक जाती है। नमस्कार, मैं हूँ आकृति थापा और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ दूरदर्शन उत्तराखंड के उड़ान कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान जुड़ते हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं, और एक ऐसे ही कमाल के जो इंसान हैं वो हमारे साथ है शुभम शर्मा, जो कि एक फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, एक्टर हैं और सिनेमा से इनको बेहद प्यार है। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, कि आपने मुझे एक मौका दिया है कि मैं यहाँ आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। शुभम, पूरे हमारा जो परिवार है, हमारा उड़ान परिवार है, उनकी तरफ से मैं आपका स्वागत भी करती हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ इतने कमाल आपने जो काम किए हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच। शुभम, आप एक फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, आपको डॉक्यूमेंट्रीज बनाना बहुत पसंद है, एक्टिंग भी पसंद है आपको, सिनेमा से कहते हैं ना कि प्यार बहुत है आपको। तो ये सिनेमा से जो प्यार है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहता है जब किसी से प्यार होता है तो पहली मुलाकात होती है, तो वो पहली मुलाकात आपके इस रोमांस की कहाँ से हुई? बिल्कुल सही कहा आपने कि सिनेमा से मुझे प्यार है, और मैं आज भी हमेशा अपने आप को सिनेमा से बड़ा रिलेवेंट, बड़ा जुड़ा हुआ पाता हूँ। और मेरे लिए मतलब ये हमेशा ऐसा रहता है कि मैं एक बच्चे की तरह सीखना चाहता हूँ, इससे और प्यार, इससे मोहब्बत करना चाहता हूँ। तो इस प्यार, इस मोहब्बत की शुरुआत हुई जब मैं बचपन में अपने घर में रहता था। दरअसल हमारे यहाँ का इस तरह का माहौल रहा है कि जैसा मैंने बताया कि मेरे दादाजी पुलिस में थे, तो उन्होंने जनरली एक माहौल ऐसा बनाया था कि हम घर में ही अक्सर रहा करते थे, और अक्सर जो रहते थे उस समय टीवी देखते थे। तो जो बचपन था वो टीवी के सीरियल्स, फिल्म, बायोस्कोप और ये सब कुछ देखते हुए गुजरा। और जब आप इन सबको चीज़ों को देखते हुए बढ़ रहे होते हो तो धीरे धीरे वो आपको पसंद आने लगती है, और वो जो प्यार की शुरुआत है वो मेरी वहाँ से हुई। मतलब बेसिकली एंटरटेनमेंट आपका टीवी ही था। जी। तो जब आपने कहा कि वहाँ से बचपन से टीवी देखने से शुरुआत हुई, टीवी में जाने तक की, लेकिन जब एज मिडिल क्लास जब आप फैमिली से होते हो शुभम, तो आपको ना घर वालों को ये बताना कि मुझे सिनेमा में जाना है या मैं फिल्में बनाऊंगा, वो सफ़र कैसा रहा? क्या वो मुश्किल भरा था या फिर आसान था, या फिर क्या आपको जद्दोजहद उनको कन्विंस करने में गई? देखिए, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपके पास इस तरह का एक्सपोजर नहीं होता कि आप इस फील्ड में भी करियर बना सकते हैं या इसको भी प्रोफेशन के तौर पे चूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि आप ये समझें कि जो आप पसंद कर रहे हैं, क्या इसमें भविष्य कुछ है या फिर ये सिर्फ हॉबी तक ही रह सकता है या रहने वाला है। तो पहले तो मेरा समय उसमें गया कि मैं ये समझूं, और उसके बाद जब मैंने ये बात उनसे करनी शुरू की या करना चाही, तो उनका भी ये सवाल था फैमिली का कि एटलीस्ट ये तो ठीक है, तुम इस फील्ड में कुछ करना चाहते हो, पर इसके अलावा क्या? मतलब आप सोसाइटी और मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी जनरली एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि आर्ट में भी करियर हो सकता है। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम कुछ बनाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, इसके अलावा क्या? तो वो था, सबसे पहले मैंने खुद को समझा, फिर उनको कन्विंस करने का टाइम आया और फिर मैंने उनको कन्विंस किया। तो शुभम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आप अच्छी खासी आपकी जॉब चल रही थी, तो क्यों आपको लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ, मुझे सिनेमा में जाना है? वो मोमेंट, क्या आपके आपके जॉब के दौरान कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं यार, ये मेरे लिए इनफ नहीं है? 2014 में वो टाइम आया जब मैंने जॉब स्टार्ट की, और 2014 से 17 का जो पीरियड था उसमें मैं आई वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर। सो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, और टीचिंग मुझे बहुत पसंद थी, मुझे बहुत प्यार था। अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज आप जब किसी के साथ बांटते हो और बहुत अच्छे से, तो आप उसको इन्जॉय कर रहे होते हो अपने काम को, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि कमी है। तो मुझे मौका मिला जब मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो वहाँ के डीजी साहब जो थे वो आईआईटी रुड़की से थे, तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया एक प्रोग्राम के दौरान कि मैं मंच पर आऊँ। वो बड़ा, मतलब मेरे लिए बड़ा ये कहें कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी था, और बड़ा ये कहें कि बड़ा डिफ़िकल्ट मोमेंट भी था, क्योंकि मुझे पोडियम पे आकर कुछ कहना था। और मैं सच बताऊं, मैं ऐसे पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, और वो पोडियम के पीछे दिखता नहीं किसी को, लेकिन आप अपने आप से हिम्मत जुटा रहे थे। मैं उससे एक दिन पहले पूरा ये सोच रहा था, क्योंकि उस समय
इतना नेट वगैरह नहीं होता था और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती थी, आप इतना सारा कंटेंट नहीं ला सकते थे, तो कैसे उसको पेश किया जाए, कैसे कहा जाए। लेकिन हाँ, मैं उससे बच भी रहा था, बट मैंने वो फाइनली कॉल ली और मैंने उस पर वहाँ पर उस स्टेज पे कुछ परफॉर्म किया। और वो मोमेंट ऐसा था जहाँ मेरे को फाइनल कॉल ये आई कि शायद ये वो चीज़ है जिसका मैं बहुत देर से या बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि दिल से आवाज़ आई हाँ, और आपके दिल ने कहा कि नहीं, अब इसी फील्ड में जाना है। आपके बारे में मुझे बड़ी कमाल की बात लगी शुभम कि आप एक्टर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं। इतनी सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो कोई एक चीज़ आपकी बहुत फेवरेट है कि नहीं, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? देखिए, मैंने जब जब मुझे ये पता चला कि मुझे इससे मतलब प्यार है या मुझे बहुत अच्छा लगता है या मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, आर्ट से जनरली भी आप जुड़ते हो तो आपको सुकून मिलता है, तो मैं वही समझना चाह रहा था कि क्या ये सिर्फ एक एक आर्ट से जुड़ने वाली बात है या फिर कुछ और है। तो जब मैंने ये शुरू किया तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारे लोगों को के आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को अखबारों में पढ़ा, ठीक है, वो कैसा फ़ील करते हैं या उनकी जर्नी कैसे रही है। तो मैंने कहीं न कहीं ये पाया कि इस लाइन में जितना लोगों का स्ट्रगल रहा है कुछ अचीव करने के लिए, जैसा कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर किया था, उतना ही जो लोग थे उनका कहना ये भी था कि आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आप इस फील्ड में जिस चीज़ के लिए आए हो वही करोगे। लाइक जैसे मैं बात करूँ, सुभाष घई साहब एज एन एक्टर इस फील्ड में आना चाहते थे, पर वो बतौर डायरेक्टर इस फील्ड में आए। ऐसे कमाल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी कुछ से स्टार्ट की थी और बाद में उन्होंने कुछ बनकर बहुत कमाल किया। तो मैं भी वही समझना चाहता था कि एक्चुअल में मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ रुकूँगा, और मुझे मौका मिला थिएटर से, तो मेरी स्टार्टिंग बैक स्टेज और एक्टिंग से हुई और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें करते चले गए। राइटिंग से जब अपनी कहानियाँ कह रहे थे तो उसको डायरेक्ट करने वाला कोई था नहीं, तो जब ऐसा टाइम होता है तो फिर आपकी कहानियाँ कहेगा कौन, आपको ही इनिशिएट लेना पड़ेगा। तब फिर डायरेक्शन में आए। डायरेक्शन में आने के बाद जब आप फिल्में बना लेते हो, उसको फेस्टिवल्स में एक प्लेटफॉर्म दे देते हो, उसके बाद एक सवाल आता है कि अब क्या, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है और यहाँ पे आपको मॉनेटरी गेन्स भी होने चाहिए, तभी आप फिल्में बना पाते हो और कंटिन्यूसली काम कर पाते हो। तो वहाँ पर आपको प्रोडक्शन को समझना था, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझना था, तब फिर उससे आगे बढ़ते हुए प्रोडक्शन में एंट्री हुई। और अब समझ में आता है कि ये पूरी जर्नी है और अगर आप काम करना चाहते हो एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर तो आपको सब कुछ समझना होगा। जी। शुभम, आपने इश्क विश्क रिबूट और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों में भी आपने काम किया है, केदारनाथ में आपने काम किया है। तो जब आप एज अ एक्टर काम कर रहे होते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि अच्छा, एक निर्देशक क्या सोच रहा होगा या मेरा डायरेक्टर क्या चाह रहा होगा? तो जब आप इस तरफ भी हैं, कैमरे के उस तरफ भी हैं, तो क्या आप ज़्यादा समझ पाते हैं सिनेमा को या फिर आप एज एन एक्टर सोचते हैं कि ये क्या चाह रहा होगा मुझसे डायरेक्टर? ऐसा कुछ थिंकिंग भी रहती है जब आप एज एन एक्टर काम कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया, मैंने जो शुरुआत की थी वो थिएटर से स्टार्ट किया था और थिएटर में बैक स्टेज से एक्टिंग यानी मेन स्टेज पर आप आते हो। और एक्टिंग में जब आप बतौर अभिनेता काम कर रहे होते हो ना, तो आप ये चाहते हो कि आप अपने कैरेक्टर में ऐसी क्या जान डाल दें, ऐसे क्या वेरिएशंस लेकर आ जाएं, ऐसे क्या इमोशन लेकर आ जाएं कि जो सामने वाला डायरेक्टर है या जो लोग क्रू में खड़े होते हैं वो आपको अप्रिशिएट करें और आपके लिए एक बार तालियां बज जाएं कि हाँ, आपने कुछ किया है। ये सिर्फ एक एक्टर का माइंडसेट होता है कि वो अपने किरदार के साथ क्या कर जाए। उस समय आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि पीछे जिसने स्टोरी लिखी है उसने आपके जैसे 10 किरदार लिखे हैं और उसमें आपके लिए जितना लिखा है उसकी शायद इतनी डिमांड नहीं है ना, या फिर बतौर निर्देशक ने एक अपना विजन बनाया है कि वो इस किरदार को इतना ही देखना चाहता है या ऐसा ही चाहता है। तो वो चीज़ें आपको उस समय नहीं होती। जब आप धीरे धीरे काम करते हो और चीज़ें आपको समझ में आने लगती है, तब आप बैठते हो और तब जाके चीज़ें लाइफ टेकिंग मतलब पूरा ही एक जर्नी है, प्रोसेस है, तब जाके समझ में आती है। मेरे को जब मैं डायरेक्शन का मैंने काम किया तब मेरे लिए सब चीज़ें बड़ा रेलेवेंट रहा कि तब मेरे को समझ में आया कि वो एक्टर बतौर अभिनेता उस समय जो मैं सोच रहा था, आज ये एक्टर क्या सोच रहे हैं या इनसे मैं कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ चीज़ को। लेकिन वो सेम टाइम पे नहीं था क्योंकि एक्टिंग के टाइम में मैंने डायरेक्शन नहीं किया था, तो उस समय मैं नहीं समझ पाता था। आज शायद बेहतर समझ पाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाते हैं। शुभम, जब हम छोटे शहरों से आते हैं, छोटे शहरों से हम बड़े ख्वाब रखते हैं, सिनेमा में जाते हैं, तो क्या कॉम्प्लेक्सेस हमारे रहते हैं एंड उससे आप डील कैसे करते हो? क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि शायद बड़े शहरों के लोगों के पास ज़्यादा एक्सपोजर रहता है। हम छोटे शहरों से जाते हैं तो हमें कुछ वक्त तो इसी में लगता है कि ये क्या है, ऐसा क्या है। तो क्या ऐसा स्ट्रगल आपका रहा, और रहा तो आपने डील उससे कैसे किया? बिल्कुल, जब आप छोटे शहरों से आते हो, जैसे मैं खुद भी रुड़की शहर से हूँ। जी। रुड़की एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ पर जो थिएटर या इस विधा में काम करने वाले जो लोग हैं बहुत सीमित हैं। एक या दो थिएटर ग्रुप चलते हैं और वो भी साल में कुछ दो या तीन या कोई एक नाटक करते हैं। तो मतलब एक मौका होता है जब आप लोगों से जुड़ते हैं, फ्री टाइम, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस में आप वो नाटक कर रहे होते हैं। और उसी नाटक में उन लोगों के बीच में जब आपकी ऑडियंस आपको देखती है और आपको अप्रिशिएट कर देते हैं, तो जब अप्रिसिएशन मिलता है तो आप कहीं ना कहीं वो जो लगातार मिलने वाला अप्रिसिएशन आपके दिमाग में ये इमेज तो क्रिएट कर देता है कि आप बहुत बेस्ट हैं। और जब आप उस बेस्ट वाला जो माइंडसेट है उसे लेकर बाहर निकलते हैं शहर से, और आपको आपसे धुरंधर और दिग्गज लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि राजपाल यादव साहब भी कहते हैं कि वो शाहजहाँपुर से आए थे और उनको लगता था कि वो अपनी क्षेत्र के धुरंधर हैं, लेकिन जब वो दिल्ली एनएसडी पहुंचे और एक से एक धुरंधर लोग मिले, तो तब आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी कहाँ है। आपकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स आप में घर कर जाता है कि ये कैसे, जिसे इतनी तारीफ और इतना नाम मिलता था, वो आज मतलब उसको कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत लोग आपसे टैलेंटेड हैं, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। तो आपको अपनी कंटिन्यूसली अपनी पहचान बनाए रखनी है, अपने आप को प्रूव करना है। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि छोटे शहरों से आने पर आप एक छोटे से शहर में ही रहते हो और आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उस कॉम्प्लेक्स को लेकर जब आप मेन सेंटर में आते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अपने आप से आपकी एक लड़ाई, एक जद्दोजहद चलती रहती है। बट मुझे लगता है, मैं ऐड करना चाहूँगी कि उसके बाद भी मुझे लगता है जब शायद इसीलिए जो छोटे शहर के लोग जब सिनेमा में आते हैं और जब वो एक्सेल करते हैं ना, क्योंकि उनकी ग्राउंडिंग ऑलरेडी है, तो फिर उन्हें शायद कोई नहीं रोक पाता शायद। हाँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बहुत काम किया होता है छोटे शहरों में जो लोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं कि आपके पास सुविधाएं नहीं होती, जी। है ना। जब आपको पता है आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास आपको गाइड करने वाले लोग नहीं हैं, तो वो आप हर कोशिश, हर चीज़ ट्राई करते हो। जो शायद आपको कोई बता देता तो आप उतना ही करते, लेकिन अब आपको नहीं पता तो आप हर कुछ करने जाओगे, है ना। गलत भी करोगे, सही भी करोगे, उनसे सीखोगे भी, है ना। तो अपने आप में कहीं ना कहीं टूटोगे भी, बिखरोगे भी, और फिर स्टार्ट करोगे कि हाँ चलो इस बार ऐसे ही करते हैं। तो वो जो चीज़ आपने मशक्क़त की हुई होती है वो वहाँ पे ज़रूर काम आती है आपको। वो जो लगे रहने वाली भावना है ना, कंटिन्यूसली एफर्ट 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 एफर्ट, आप गिव अप नहीं करते, तो वो चीज़ आपको बहुत काम आती है। वो बहुत काम आती है। जी। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शुभम के बारे में एक बड़ी ख़ास बात है कि शुभम फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, जो फेदर्स जो है उनकी कैप पे वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये सीखना कभी बंद नहीं करते। मतलब इन्होंने पुणे FTI से भी पढ़ाई की है, NSD आपने वाराणसी से पढ़ाई की है। तो ट्रेनिंग का आर्ट में कितना योगदान रहता है शुभम? क्योंकि आर्ट ऐसी फील्ड है कि ज़्यादा टैलेंट की बात होती है, लेकिन ट्रेनिंग की इतनी बात नहीं होती। तो आपको लगता है कि 50-50 मामला है या फिर उससे ज़्यादा है? आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, जिस आर्ट की हम बात कर रहे हैं वो एक परफॉर्मिंग आर्ट है। जी। और परफॉर्मिंग आर्ट में मेनली क्या है कि आपको यू हैव टू परफॉर्म एवरी डे। अगर आपका रियाज नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप पीछे छूट जाएंगे, वो चीज़ें आपसे छूटनी शुरू हो जाएगी। जी। तभी हमारी जितनी परंपरा रही है, चाहे नाट्य शास्त्र की हो, सबने इसको साधना के तौर पे किया। उन्होंने कहा कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्मा नाट्यस्मिन् अनुदृश्यते। कि ऐसी कोई कला नहीं है, जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं है जहाँ नाटक नहीं हो रहा है। बच्चे के पैदा होने से, रोने से लेकर उसके मरने तक जितनी भी क्रिया हो रही हैं, सब में कहीं ना कहीं वो अभिनय कर रहा है, कोई किरदार निभा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। तो लेकिन अगर आप वो रियाज और वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप उसको अपना एज अ क्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। और आपकी डेली लाइफ में वो हो रहा है, घट रहा है, आप जीवन जी रहे हैं, समाप्त हो जा रहा है, वो ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये मंच पर जीना है हर रोज़, है ना, हर नए नए रिश्तों को जीना है, नए नए इमोशन को जीना है, तो अगर मैंने, आपका टैलेंट है पर आपने उसको पॉलिश नहीं किया, उसको सीखा नहीं है, तो आप उस तरह से उसको नहीं कर पाएंगे या फिर फंस जाएंगे उसमें, कहीं अटक जाएंगे किसी इमोशन में। तो वो जो एक्सेल होता है प्रोफेशनली, वो शायद आपके लिए हासिल करना मुश्किल होगा। आपने बीच में कहा शुभम कि रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो मुझे लगता है जो गायन में है तो वो गाने का रियाज करता है। जैसे
बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, सोनू निगम साहब कहते हैं कि वो 3-3, 4-4 घंटे रियाज़ करते हैं। जो डांसर है वो डांस का रियाज़ करता है, बट जो फिल्म मेकर है उसका रियाज़ एग्जैक्टली शुभम क्या रहता है? देखिए, फिल्म मेकर की अगर मैं बात करूँ, फिल्म मेकर के लिए फिल्म मेकर इज़ अ स्टोरी टेलर। जी। उसको कहानियाँ कहनी है, लेकिन कहानी कहने के साथ साथ आप किसके लिए कहानी कह रहे हो, ये भी मैटर करता है। जो लोग आपको देखने वाले हैं, अगर वो आपसे एंटरटेन नहीं हो रहे हैं तो वो आपकी कहानी नहीं सुनेंगे। कहानी में सच्चाई ज़रूरी है, लेकिन कहानी में रोचकता का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी कहानी अच्छी है लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बेकार है। तो अगर मैं फिल्म मेकर की बात करूँ, फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रेलेवेंट बना रहे। आज के युग में अगर आज हम बात करते हैं, आज बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लोगों का हो गया है कि बहुत कम समय तक हम बहुत जल्दी जल्दी फ़ोन में चेंज करते रहते हैं, रील नहीं देखते दे। रहते हैं। तो ऐसे समय में अगर आपको कहानी कहनी है तो उसका तरीका क्या होगा और कितने रोचक तरीके से आप कहेंगे, इसको समझना और सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। तो बतौर फिल्म मेकर आप इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, इनसे पीछे नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही शुभम। शुभम, आपने जिक्र किया कि रील स्क्रॉल करते करते, जब रील की दुनिया में जब इतना ज़्यादा लोग फ़ोन में इतना ज़्यादा है, OTT बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो दोनों की चीज़ें बताइएगा मुझे कि सोशल मीडिया से क्या फ़ायदे नुकसान फिल्म मेकर्स को हुआ है, या सिनेमा कितना इफेक्ट हुआ है, और OTT से क्या फ़ायदा एक एक्टर को या एक फिल्म मेकर को रहा है? देखिए, सिनेमा हमेशा सिनेमा की जितना हम लोगों ने सुना, पढ़ा या देखा, सिनेमा हमेशा अलग अलग समय के साथ चेंज हुआ है। ठीक है, जिस समय भी जो भी कालखंड रहा है, जैसे भी वहाँ की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ रही हैं, उस हिसाब से सिनेमा, जी। उस हिसाब से बदलाव उसमें देखने को मिले हैं। एक दौर था जब लोग स्क्रीन पे थिएटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमा देखते थे, उसके बाद मल्टीप्लेक्सेस आए, मल्टीप्लेक्सेस के बाद हमने देखा कि टीवी आया। टीवी से सबसे बड़ा खतरा सिनेमा को बताया गया, बट फिर भी सिनेमा थिएटर्स की एग्जिस्टेंस बनी रही। और उसके बाद एक दौर आया कोविड का, कि कोविड के बाद लोगों ने OTT और वेब सीरीज़ को घर में बैठ कर देखना, क्योंकि वो जी, बाहर नहीं जा नहीं जा सकते थे। सकते थे। उसके बाद एक समय आया कि लोग इतने बिजी हो गए कि वो इतना लंबे समय वाली चीज़ें नहीं देख सकते थे, छोटे छोटे देखते थे। तो चेंजेस तो आते रहेंगे, लेकिन सिनेमा ने अपने आप को बदला है, अपने मीडियम्स को बदला है, कि पहले कौन सा मीडियम था, अब कौन सा मीडियम है। अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, एज अ कोई भी क्रिएटर या कोई भी आर्टिस्ट, तो हम पीछे छूट जाएंगे। अगर आप रील से बचेंगे, आप नहीं बनाएंगे, उस मीडियम को नहीं समझेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली मानना है, तो कहीं ना कहीं आप वो सोशली रेलेवेंट नहीं रहेंगे और आप पीछे होते चले जाएंगे। तो रेलेवेंट होना ज़रूरी है। बट शुभम, रेलेवेंट कैसे रहा जाए, स्पेशली जब आप इतनी चकाचौंध कि आप फील्ड में हैं, तो कैसे रेलेवेंट रहा जाए? कि ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्री आप कोई बना रहे हैं, तो आप कैसे रेलेवेंट रहें कि ठीक है, मैं इसको कैसे सेल करूं, कैसे प्रोडक्शन के पास जाऊं, वो रेलेवेंस कहाँ से किया जाए? जी, बिल्कुल सही बात की आपने, और बहुत बड़ा सवाल आज के समय में आता है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से हम देखें अगर इसको, कि पहले जो सिनेमा या थिएटर्स में जो फिल्में लग रही थी, उनका जो अगर एक काउंट देखने जाए तो बहुत लिमिटेड था। कुछ ही लोग थे जो उन फिल्मों में काम कर सकते थे, क्योंकि बहुत लिमिटेड फिल्में, बहुत लिमिटेड कंटेंट, और एक स्पेशल सिटी स्टेट में वो फिल्में बन रही थी, है ना, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बन रही थी। आज जब से OTT आया है, तो जिस तरह से सिनेमा बनना शुरू हुआ और जितना क्वांटिटी में सिनेमा बन रहा है, उसने कहीं ना कहीं एक प्लस ये किया है कि जो एक्टर्स या जो आर्टिस्ट बहुत समय से चाहे टेक्निकल आर्टिस्ट हो, जो घर पर बैठे थे, आज उनको मौका मिलता है। आपको ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं शायद जिनको आपने बचपन में देखा था, बट अब वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको इतना सारा कंटेंट बन रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उस पक्ष को अगर मैं देखने जाऊँ तो बहुत अच्छा है। और रेलेवेंस की अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो रेलेवेंस के लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी मीडियम में जो भी चल रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालते हुए उस तरह की कहानी, जैसे फॉर एग्जांपल रील का दौर है, तो रील के दौर में आजकल माइक्रो सीरीज, वर्टिकल ड्रामा भी आ गया है। आप 1 मिनट 30 सेकंड, 60 सेकंड, 1.5 मिनट, 2 मिनट के एपिसोड्स बना रहे हो, उसकी एक सीरीज बना रहे हो, लोग देख रहे हैं, पसंद किया जा रहा है, बिल्कुल, है ना। तो अब आपका है कि आप किस तरह से, क्योंकि एड्स में भी तो हम यही करते हैं ना, 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट में हमने अपनी कहानियाँ कही हैं, बिल्कुल, है ना। तो अब आपको वही एक्सेल हासिल करना होगा कि जो आप इतने समय में, लंबे समय में कह रहे थे, वो आपको इस समय में कहना होगा, और ये सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली आप कह रहे हैं चैलेंजेस आते रहेंगे समय के साथ साथ, लेकिन अपने आप को अगर रेलेवेंस रखना है तो उस चैलेंज के पार आपको जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा शुभम, आपके एक
ख़ास डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, सेकंड चांस, जो आपने डॉक्यूमेंट्री आपने सुधो वाला जो जेल है देहरादून में, वहाँ आपने शूट किया और उसको पीएमओ से काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिला। तो उस जर्नी के बारे में बताइएगा, क्यों आपको लगा कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की जब बात आती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि मतलब इस चीज़ पे, मतलब सामने दिखी हुई चीज़ पे इतनी पीछे दिखी हुई ऐसी चीज़ जिसके बारे में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते, क्यों आपको लगा कि इसके बारे में कहानी कहनी चाहिए? देखिए, जब मैं एनएसडी से पास आउट हुआ उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया था, तो तब मेरा लिखने का, राइटिंग का दौर स्टार्ट, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से। तो मैंने कहानियाँ जो मुझे पसंद आई, जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया, जो कहानियाँ मैंने सोचा कि मुझे कहनी चाहिए, है ना, तो वो कहानियाँ थी रियल इंसिडेंट बेस्ड। तो मैंने रियल इंसिडेंट बेस्ड, मुझे एक इंसिडेंट पता चला था कि एक बच्चे ने कोविड वेव की जो सेकंड वाली वेव थी उसमें अपनी जो मदर थी उनके मुंह पे फूंक मारते हुए कि कहीं उसको वो ऑक्सीजन मिलेगा, वो जाग जाएगा, ऐसा उसको आइडिया नहीं था, बट उसकी मदर उसके साथ ऐसे खेल खेल में करती थी। तो लास्ट मोमेंट में वो एक अखबार में फोटो आई थी कि ऐसा कुछ मतलब देखने को मिला, जो आपको मतलब अंदर तक के सोचने में मजबूर कर देती। इस तरह से जब मुझे रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरीज मिली तो मैंने उनको लिखना शुरू किया। मेरी पहली शॉर्ट फिल्म ऑक्सीजन थी 5 मिनट की, जो इसी बच्चे की कहानी थी। जब हमने उसको काम किया, ऑक्सीजन के बाद फिर मैंने इसी तरह के रिलेवेंट फिल्म बनाई, चप्पल बनाई, डस्टर बनाई, और उसके अलावा अल्फिरम। तो ये इन्हीं तरह के जो रियल इश्यूज थे उन पर काम कर रहे थे और इसको बहुत अप्रिसिएशन मिला। 50 से ज़्यादा अवार्ड्स हमें मिले। उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं और रिलेवेंट कैसे हो सकता हूँ और रियल होकर कहानियाँ कैसे कह सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री का जो माध्यम है उसने मुझे बड़ा कनेक्ट किया और हमारे सामने हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें जेल के जो कैदी हैं जी। उनके ऊपर कुछ करना था। तो हमने जो सिनेमा देखा था, जिस तरह की फिल्मों में दिखाया गया था, वहाँ लोगों का जो माइंडसेट था, उससे जब हम जेल में पहुँचे, 7 दिन हम लोग जेल में रहकर वो फिल्म बनाने वाले थे, तो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले थे, तो बिल्कुल अलग था। और तो फिर हमने डिसाइड किया पूरी टीम ने कि ये कहानी बाहर आनी चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सेकंड चांस, एक मौका ही ज़िंदगी है, जिसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी मैम, हम लोगों के सबके साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया और किस तरह से वहाँ चीज़ें होती हैं और किस तरह से जो लोगों के सामने नहीं आती है उस पर हमने काम किया, जिस पे पीएमओ से भी अप्रिसिएशन मिला और अभी हाल फिलहाल में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भारत सरकार के द्वारा उसको सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी बहुत से मंचों पे उसको सम्मानित किया गया। थैंक यू। बहुत ही कमाल की बात। अच्छा, आपने कहा कि ये जो कहानी है आप सब तक लेकर आए, क्या आपको लगता है, ये बहुत पुराना डिस्कशन है शुभम, हर बहुत एक्टर से ये बात पूछी जाती है कि क्या आपको लगता है कि सिनेमा में, मतलब सिनेमा हमें सोच समझ के दिखाना चाहिए, लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तो क्या आपको लगता है कि हम जो भी सिनेमा में पेश कर रहे हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हमें थोड़ा कॉन्शियस होकर चीज़ें डालनी चाहिए ताकि लोग इन्फ्लुएंस ना हो जाए? आपको लगता है ये होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, सिनेमा बनाना या कहानियाँ कहना एक बात है, लेकिन उनको कहने के पीछे की जो ज़िम्मेदारी है वो भाव हमेशा आपको होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं, आपकी जो कहानियाँ हैं वो किस पर कितना प्रभाव डाल सकती हैं। उसका एक अंदाज़ा आपको होना चाहिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको हमेशा होनी चाहिए। और फिर वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ब्यूटीफुली, कितना एस्थेटिकली लेकर जाते हो और किस मोड़ पर जाकर छोड़ते हो, कि वो क्या इंप्रेशन क्रिएट करता है लोगों के माइंडसेट पे। इसमें कतई भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्रिएटिव लिबर्टी ना लेते हुए एक ऐसी कहानी जिसमें मैसेज ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आपके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो कि मेरी कहानी जो है वो कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्शियस होना ज़रूरी है, बिल्कुल होना चाहिए फिल्म मेकर को। अच्छा, जब हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं शुभम, कंज्यूम करना कितना ज़रूरी है या फिर ज़रूरी नहीं है? क्योंकि कई बार कहते हैं कि राइटर से जब पूछा जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं, किताब पढ़ना ज़रूरी है, किताब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल क्या कहानियाँ कही जा रही हैं, क्या कहानियाँ चल रही हैं, क्या कहानियाँ नहीं चल रही, कैसी कहानियाँ लोग सुनना चाह रहे हैं। तो क्या फिल्म मेकर के लिए भी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि OTT के प्लेटफॉर्म पे कौन सी नई सीरीज़ आई है, क्या हो रहा है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री आई है, कौन से फेस्टिवल में कौन सी मूवी चल रही है, तो क्या आप अपडेट खुद को करते हैं या फिर कितना कंज्यूम आप करते हैं? ठीक है। अगर हम बात करें, एक्टिंग की बात करें या एज अ फिल्म मेकर बात करें, तो ऑब्जर्वेंट होना तो बहुत ज़रूरी है।
आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप रिलेवेंट नहीं रहेंगे। अगेन मैं उस बात को कहूँगा कि आप रिलेवेंट नहीं रहेंगे। जी। और इस फील्ड में आपका रिलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। रिलेवेंट होने के लिए आप कैसे खुद को अपडेट कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। फिल्म फेस्टिवल्स एक बहुत बड़ा मीडियम है जहाँ पर आप देखते हो कि आज के जो नए युवा फिल्म मेकर्स हैं वो किस तरह की कहानियाँ कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं और वो किस तरह का इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ से आप रिलेवेंट हो सकते हैं, जहाँ जी। से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। जी। पढ़ना बहुत अच्छा, जो नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, जिस तरह की फिल्में हैं उसको जो क्रिटिक्स हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, लोग किस तरह से देख रहे हैं, है ना, तो वो एक बहुत मैटर करता है अपने आप में। और तीसरी चीज़ आती है सीखते रहना, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप सीखना बंद करेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा चीज़ों को कहने में, आपका कहने का तरीका शायद उतना रेलेवेंट ना हो, ऐसा हो सकता है, मेरा ही मानना है। और मुझे लगता है जब आपके बारे में हम जान रहे हैं तो आपने शुरू से आज तक कोई ना कोई कोर्स या कुछ ना कुछ में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, राइट? राइट। तो मतलब क्यों आपको लगता है कि नहीं, आपके दिल में ऐसा नहीं होता कि अरे मैंने इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने तो डॉक्यूमेंट्रीज इतनी बना ली और मुझे तो पीएमओ से भी उनके ऑफिस से भी मुझे अप्रिसिएशन मिल चुका, अब मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ नया सीखने की, ऐसे अंदर आपके नहीं आता? देखिए मैम, ऐसा होता है कि आप ना इस फील्ड में आपके पास कंटिन्यूसली अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो या फिर इस फील्ड में बनाए रखना चाहते हो, आर्ट से जुड़े रहना चाहते हो, क्योंकि कोई आपको आएगा नहीं रोज़ उठाने के लिए कि चलो आज कुछ कर लेते हैं, आज कुछ नया काम कर लेते हैं, कुछ नहीं आता, आपको खुद से करना होता है। और मोस्टली जब आप फ्रीलांस काम कर रहे होते हो तो क्योंकि जॉब में होते हो तो फिर भी आपको पता है एक रूटीन है, एक शेड्यूल है, आप सुबह जाना है, शाम को आना है, उस बीच में आपको काम करना है ना, आपकी जवाबदेही भी है, बहुत सारे लोगों को आपको जवाब भी देना है कि आपने क्या किया है। लेकिन जब आप ऐसा फ्रीलांस काम करते हो तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं आता, और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हम वो लेज़ी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत लेज़ी हो जाते हैं। ऐसे टाइम में बहुत ज़रूरी है कि कुछ करते रहना। तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ रहा है, तो मैं किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लेता हूँ ताकि उसकी जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं मैं उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा रहूँ, और जो चल रहा है सोसाइटी में वो मुझ तक आता रहे और मैं उसको सीख कर आगे बढ़ा रहूँ। तो मेरा भी ये जुड़े रहने का और अपडेट रहने का एक तरीका है कोर्सेज में एनरोल होने का। और हाँ, बिल्कुल सही, जैसा कहा भी जाता है सोसाइटी में कि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। क्या बात है। और आज हमने शुभम से उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से यही समझा कि कितना ज़रूरी है सीखते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए शुभम। लेकिन आखिरी में अगर हमारे व्यूअर्स को आपको कुछ कहना हो, वो लोग जो सोचते हैं कि हाँ यार सिनेमा में हमें जाना है बट कैसे जाएं, क्या करें, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जब भी आप किसी फील्ड में चाहे आप डांस करना चाहते हैं, चाहे आप म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, या फिर एक्टिंग या फिल्म मेकिंग या कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आप चूज़ करना चाहते हैं बतौर करियर, तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कीजिए कि सच में आप उसमें जाना चाहते हैं कि नहीं, या फिर जस्ट एक हॉबी, एक शौक़ की तरह उसको। और मैं इसे कहूँगा कि ये कोई आपका स्ट्रगल नहीं है, ये आपकी जर्नी है, प्रोसेस है, आपको स्टेप वाइज चलना होता है एक मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो हो सकता है इस राह में आपको बहुत से लोग मिलें जो कोई दूसरे या तीसरे या चौथे पड़ाव में हो और आप पहले पड़ाव में, तो उससे बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा, बस चलते रहिएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत खूबसूरत सीख आपने दी। थैंक यू सो मच शुभम, हमसे जुड़ने के लिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज हमने शुभम से समझा कि सीखते रहना कितना ज़रूरी है। नो मैटर आप कितना भी बढ़िया अपने काम में कर रहे हो, लेकिन सीखना कितना ज़रूरी है खुद के अंदर एक आग बरकरार रखने के लिए और आगे ऐसे ही बढ़िया काम करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हम उड़ान की नई नई कड़ियों में आप तक पहुँचाते रहेंगे कुछ कमाल के लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।